ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं, उसी में आज अंतिम टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देखिए, सभी को मालूम है कि हमारा राष्ट्र कई वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी के बाद सन 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ। तो यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसमें कई लाख लोगों का बलिदान, आत्मसमर्पण और एक लंबे संघर्ष के बाद हमने यह कीमत पाई है। तो इसको पाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से एक एक्ट पारित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन होता है, तो कई एक एक्ट्स के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किस प्रकार से इवॉल्व करता है और इस इवोल्यूशन किस प्रकार के अभी वर्तमान के जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में कार्य करता है, तो उसी में हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रोविजन और सिग्निफिकेंस या फिर फीचर्स के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अनाउंस किया जाता है ब्रिटिश जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एटली के द्वारा यह डिक्लेयर किया जाता है कि ब्रिटिश रूल वुड एंड बाय जून 30, 1948। जो है ब्रिटिश रूल जो है, मतलब ब्रिटिश शासन जो है भारत में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खत्म कर दिया जाएगा 30 जून 1948 तक। अब प्रश्न यहां अराइज होता है कि सन 1947 में अगस्त तक ही हम आजादी क्यों पा लिए। तो इसका अभी एक कह सकते हैं ना कि इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो हम लोग कभी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ यह कह देते हैं कि आफ्टर पार्टीशन, या फिर कह सकते हैं कि पार्टीशन के समय जो विध्वंसकारी, जो कह सकते हैं ना कि पूरे के पूरे ह्यूमैन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा कह सकते हैं कि जो 1947 के विभाजन में, ऐसा सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट के डाटा है कि 10 लाख लोग की इसमें जाने गई, कई लोगों का रेप, मर्डर, लूट वगैरह हुआ इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा, और मातृभूमि का विभाजन कर दिया गया जिन्ना जैसे देशद्रोहियों द्वारा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस ट्रॉमा को देखते हुए, इस ट्रेजेडी को देखते हुए कि ह्यूमन कह सकते हैं कि हिस्ट्री में इससे कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई होगी, तो इसको देखते हुए ब्रिटिश जो है जल्द ही छोड़कर बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यह तय किया गया था कि हम 30 जून 1948 तक भारत में अपनी शासन व्यवस्था संपन्न या फिर खत्म कर देंगे और किसी एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है, अपने पावर्स को जो है ट्रांसफर कर देंगे। कहने का मतलब है कि जो अब तक की सत्ता, साम्राज्य या गवर्निंग जो या फिर रूल करने की जो पावर्स थे, प्रोविजंस जो थे, वो ब्रिटिश के हाथों में थी, अब किसी इंडियंस के हाथों में ट्रांसफर करके कोई रिस्पॉन्सिबल इंडियन, कांग्रेस ही, सभी को मालूम है पंडित नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस को के हाथों में देकर हम रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग यही डिमांडिंग पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज इस्लामिक नेशन, एंड पाकिस्तान इज स्टिल इस्लामिक नेशन, ठीक है। तो एक अपने धर्म के आधार पर कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उसके साथ जो है अन्याय किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव होगा, उत्पीड़न होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत में देखो कौन सा ऐसा धर्म नहीं है। आप देखो पारसीज जो कि ईरान वगैरह से पूरा वेस्टर्न जो है एशिया से प्रोसिक्यूट किए जा रहे थे, तो वहां आए। सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियंस, सभी एक माइनॉरिटी भारत में पीसफुल रह सकते हैं, रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग थे उस वक्त की जिन्ना की आइडियोलॉजी के, और अभी भी भारत में कई लोग जिन्ना की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने जो है धर्म के आधार पर जो है कि हमें अलग नेशन चाहिए। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि नेहरू को कि इसे प्रधानमंत्री बनने दो जिन्ना को, लेकिन गांधी जी कहते नेहरू जो है अड़े रहे, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। और मोर और लेस उनकी एक धारणा थी कि जैसे मुगल लोग जो शासन कर रहे थे,
तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि अंग्रेज जो है हमें शासन देकर जाएगी और हमें जो है भारत का सर्वेसर्वा बने रहेंगे। मोरलेस कहने का मतलब है कि हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखें, लेकिन वो मंसूबे में कामयाब नहीं हुए और डिमांडिंग पाकिस्तान के तहत उन्होंने डायरेक्ट एक्शन के तहत कई लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया। तो 10 लाख तो सरकारी आंकड़े हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन हकीकत कहीं 21 से 25 लाख तक है कि इसमें कई जो है हिंदू सिख जो पंजाब की महिलाओं के साथ कितना रेप मर्डर और जो है कह सकते हैं कि लूट हुआ, प्लंडर्स हुए, फिर ठीक उसी प्रकार बंगाल में। तो ये सब परिस्थितियां इतनी भयावह हो गई कि ह्यूमन काइंड में इससे बड़ी कोई त्रासदी आज तक देखने को नहीं मिली थी। इस कारण जो है ब्रिटिश जो है 1947 में ही जो है बोरिया बिस्तर समेटकर जून 19 कह सकते हैं कि तक आते आते जो है एकदम कंडीशंस क्रिटिकल हो गए थे, तो वो चले गए। आगे है इन जून 1947 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और प्रोक्लेमेशन करती है, एक और घोषणा करती है। कब? जून 1947। वो यह करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, हमारे भारत के संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी, जो कि संविधान को निर्माण करेगा, उसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा। वह असेंबली मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का, मतलब कह सकते हैं ना कि आपस में जितने भी उतने लोग थे, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्ट होके आए हों या फिर जितने भी बुद्धिजीवी थे, सबको एक साथ बैठाकर एक असेंबली बनाकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बना, उसमें संविधान का निर्माण हो रहा था। लेकिन इसमें कहा गया जून 1947 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन which is going to constitute by the constituent assembly are not or cannot be applied those parts of the country which unwilling to accept it। देखिए, इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने आप में बहुत विशाल था, अपने आप में इसे कह सकते हैं ना एक सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है, ठीक है, साउथ इंडिया को। तो इसमें पाकिस्तान से उधर अफगानिस्तान से लेकर सुदूर श्रीलंका वगैरह, उधर पूरा का पूरा थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, इधर पूरा असम वगैरह। तो ये कहा जा रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जून 1947 में प्रोक्लेम करती है, घोषणा करती है कि वह पार्ट्स जो कि भारत के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो संविधान बनाया जा रहा है वह उस पर थोपा नहीं जाएगा। और यही प्रोक्लेमेशन, यही घोषणा जो है मुस्लिम लीग को यह छूट दे देती है और कह सकते हैं कि एक प्रकार से उस्काती है कि जाओ तुम डायरेक्ट एक्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटिश हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक उसी प्रकार जो यह भी कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अप्लाई दोज पार्ट्स विच अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। वह पार्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि भारत को पूरी तरह से कई एक टुकड़ों में विभाजित करने का प्लान था कि जितने प्रिंसली स्टेट है वो अपने राज्य बन जाएंगे, जितने जो प्रोविंसेस हैं वो डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इंडिया बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सरदार पटेल की जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि दिमाग लगाकर या फिर उस वक्त की चाहे जो भी साम दाम दंड भेद की नीति उन्होंने अपनाई, सभी राष्ट्रों को कहा जाता है कि लगभग 550 से भी अधिक छोटे बड़े रियासतें थी, उसको एकत्रित किया और एकता के एक सूत्र में बांधे। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ प्रोक्लेम कह सकते हैं कि घोषणा की जाती है और ठीक इसी दिन से कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन या फिर मुस्लिम लीग का डिमांड भी प्रारंभ हो जाता है। और तो और वह इसी भयावह, इसी दृष्टिकोण कह सकते हैं ना, इसको देखते हुए जून जुलाई अगस्त आते आते तक रफू चक्कर हो जाते हैं ब्रिटिश, जो कि इनका प्लान था 1948 में जाने का। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वाइसराय होते हैं, वो फिर पुट फॉर्थ द पार्टीशन प्लान ऑफ माउंटबेटन प्लान, जो आगे जाकर माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विभाजन की नीति और मशवरा को तैयार किया और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बैठा के कि कैसे विभाजन करना है राष्ट्र का, इन्होंने तय किया। तो सबसे बड़ी बात है कि हाँ, हम लोगों ने पढ़ा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का एक प्रकार से इसका बैकग्राउंड, कि इस एक्ट के जो है प्रोक्लेमेशन के बाद कि हम 1948 तक जो है
भारत से विदा हो जाएंगे या फिर भारत के हाथों में ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले जाएंगे। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं इसके बारे में अब हम इसके आगे इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को जानने का प्रयास करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट जो है जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं इसके फीचर्स। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रोविजंस को हम यहां पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो फीचर्स है वो है, सभी को मालूम है कि ब्रिटिश यहां से चले गए, एंडेड ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जो है इस प्रोविजन में कह सकते हैं कि एंड करने की बात कहता है, और सभी को मालूम है कि हमारा जो राष्ट्र है 1947 में वह अंग्रेजों के कई सालों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करता है। तो एंडेड ब्रिटिश रूल एंड इंडिया एज ए सोवरेन, ठीक है, और इंडिपेंडेंट। भारत जो है अब कह सकते हैं एक सोवरेन, मतलब संप्रभुता जो है अब भारत के अपने हाथों में आ गई। भारत अब एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनकर आया, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। अब जो है भारत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर कह सकते हैं वैश्विक स्तर पे जो उतनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके नियम्स, कानून और उस फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना या प्रारंभ करना, उसे एक नया डायरेक्शन देना, अब सब यह तमाम कार्य जो है भारत के अपने हाथों में आ गया। और एक प्रकार से कह सकते हैं एक संप्रभुत्व गणराज्य संपन्न राष्ट्र का यह सबसे बड़ी कह सकते हैं कि फीचर्स होता है कि वह किसी अन्य एक्सटर्नल नेशंस के बिना, कोई प्रेशर के बिना, कोई दबाव के बिना, कोई इन्फ्लुएंस के इंडिपेंडेंट वे में डिसीजन ले सके और डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सके। तो ये जो है ना एक सोवरेन नेशन का फीचर्स है। तो अब जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था, ब्रिटिश साम्राज्य की समापन के बाद जो है भारत अब एक संप्रभुत्व गणराज्य संपन्न राष्ट्र हो गया और यह एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश बन गया। आगे है पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसके साथ साथ जो एक कह सकते हैं ना कि धब्बा जो लगता है, स्पॉट्स लगता है, वो है भारत का विभाजन का, जो इसी 1947 में जो है दो डोमिनियन में इंडिया और पाकिस्तान बनकर निकलता है और भारत हमारा राष्ट्र जो विभाजित हो जाता है। और आज तक इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। खैर उसका एक नेचर है कि पाकिस्तान जीवित थी इसलिए है क्योंकि वो इंडिया का विरोध करे। जिस दिन इंडिया का वो विरोध करना बंद कर देगा पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा। आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज एन नेशन बट इट इज एन आइडियोलॉजी which emerge in the form of against or opposing the Indians or opposing the Indian philosophy, Indian ethos, Indian ethnicity, or you can say that Indian culture, Indian society, Indian people, Indian nation, Indian land, Indian integrity, Indian fraternity, Indian sovereignty। मतलब कह सकते हैं कि पाकिस्तान कोई एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजी है जो भारत के सिर्फ विरोध में खड़ा होता है। नहीं तो आज देखो चाइना के साथ युद्ध होते हैं, ऐसा नहीं कि चाइना के साथ युद्ध नहीं होता। बांग्लादेश से भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, श्रीलंका से भी हमारी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, नेपाल से भी कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र में जब अलग राष्ट्र होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना, देयर वांट टू बी हैव डिफरेंसेस, बट एक कंटिन्यूअस जो है ना कि चाहे टेररिज्म एक्सपोर्ट करना हो, इंडिया का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर विरोध करना हो, कश्मीर का इशू, तो मतलब हर तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ भारत का विरोध करना पाकिस्तान का कार्य है। तो इस भारत के विरोध में ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो खैर वो किसी एक अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन में। तो यहाँ इंडिया और पाकिस्तान दो एज ए इंडिपेंडेंट डोमिनियन के तौर पे जो है उभरता है। और इसके कह सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बाद आगे है एबोलिश वाइसराय। वाइसराय की जो डेजिग्नेशन था, उनके पोजीशंस, पावर्स सबको एबोलिश कर दिया जाता है। एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे भी, जिनका कार्य सिर्फ असिस्ट करना होता है, एडवाइस करना होता है। इनका कोई एक कह सकते हैं ना कि मेजर फंक्शंस उसका अपना नहीं होता है। बस जो इंडियंस की जो कैबिनेट है उनको बस रोल एज एडवाइस के तौर पे, मतलब सलाह और मशवरा के तौर पे बस इनका कार्य होता है। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो असिस्ट डोमिनियन कैबिनेट जो भी अभी न्यूली जो कैबिनेट फॉर्म हुई है उन्हें बस असिस्ट करने के लिए, उन्हें एडवाइस देने के लिए। आगे है बट नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ब्रिटिश। और कोई भी कार्य जो कि नया कैबिनेट जो अभी अभी
इंडिपेंडेंट हुई है वो कोई भी स्टेप्स लेती है, कोई भी मेजर लेती है, कोई भी रिफॉर्म्स करती है, कोई भी एक्ट लाती है, तो इसका जिम्मेदार अब जो है 1947 एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार नहीं होगी। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस डोमिनियन चाहे इंडिया और पाकिस्तान का होगा। कहने का मतलब है कि आजादी के इस एक्ट पारित होने के बाद ब्रिटिश अंपायर का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। आगे है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमेनियंस फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील एनी ब्रिटिश एक्ट। इस एक्ट में एक प्रावधान यह भी है कि अब जो है भारत या पाकिस्तान के जो डोमेन है उनकी जो अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान के निर्माण करने के लिए जो असेंबली की गठन की गई है, वो किसी भी एक्ट, किसी भी प्रावधान, किसी भी प्रोविजन, किसी भी बिल को ला सकती है और अगर वह चाहती है तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून को रद्द भी कर सकती है। ये शक्ति, अब इंडिपेंडेंट हो गए तो ये शक्ति तो आना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे प्रोक्लेम, घोषणा करता है इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश अंपायर की लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियंस प्रिंसली एंड द ट्राइबल एरियाज। इस एक्ट के साथ यह भी घोषणा की जाती है कि अब जितने भी ट्राइबल जनजातीय एरिया में जो ब्रिटिश रूल एंड रेगुलेशन चल रहे थे अब तक 1947 तक, और जो भी प्रिंसली स्टेट के साथ जैसा भी रिलेशन था, जैसे भी उसके साथ संबंध थे, नियम कानून थे, उस सभी लैप्स कर जाएगा, वो सभी खत्म हो जाएगा। अब ब्रिटिश अंपायर, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पैरामाउंट जो है इसके जिम्मेदारी नहीं लेगी अगर कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटना या फिर कुछ भी वहां नई चीज अगर होते हैं तो उनके ब्रिटिश और कह सकते हैं कि ट्राइबल एरिया या फिर प्रिंसली स्टेट के साथ जो संबंध थे वो यही फिनिश हो जाता है, लैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। आगे है ग्रांट फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन और इंडिपेंडेंट। साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, जो राज्य रजवाड़े होते हैं, उनको यह अधिकार दिया जाता है कि चाहे आप इंडिया के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ चले जाएं या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मतलब भारत को तो स्वतंत्र बनाने की जो कह सकते हैं कि प्रावधान दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी राज्य रजवाड़े थे उन्हें भी एज ए इंडिपेंडेंट ये घोषित करने की बात कही जा रही है। या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाए, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाएं, भारत के साथ रहना चाहते हैं भारत के साथ रहें, या फिर अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो सरदार पटेल के द्वारा तो कई 500 से भी अधिक रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को एकत्रित करने का कार्य किया गया, लेकिन जैसे कुछ इशूज हैं, कश्मीर हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने अपने साम दाम दंड भेद की नीति के तरह इन लोगों को भी और इन राज्यों को भी भारत में सम्मिलित कराने का प्रयास किया, जिसमें सफल भी हुए और अंततः 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद नाउ कश्मीर इज फुली इंटीग्रेटेड विद देयर मदरलैंड इंडिया। नाउ डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क। अब ब्रिटिश मोनार्क इन द सेंस ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन जो थी, अब उसे डिप्राइव कर दिया जाता है, उसे बाधित कर दिया जाता है टू राइट टू वीटो बिल एंड फॉर हिज अप्रूवल्स। देखिए पहले कोई भी बिल्स वगैरह इंडिया में, इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडिया के फेडरल लेजिस्लेटिव बॉडी में कोई अगर नियम कानून बनते थे तो वाइसराय क्या करते थे, कुछ बिल्स को रख लेते थे और वो इंग्लैंड भेजते थे अप्रूवल के लिए। तो जो राइट टू वीटो है ना, कि किसी बिल को भी ब्रिटिश क्राउन पहले जो वीटो कर देती थी उसे रद्द कर देती थी, अब यह अधिकार जो है ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी या फिर ब्रिटिश की जो अंपायर थे, ब्रिटिश जो क्राउन थी, इसके पास यह अधिकार अब नहीं रहता है। यह अधिकार छीन लिया जाता है कि अब कोई भी इंडियंस के द्वारा पारित किया गया बिल, कोई भी इंडियंस कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया बिल, आप अब इसे रद्द नहीं कर सकते हैं। आगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की पता है, मैंने पहले ही बताया कि वाइसराय का पोजीशन और पद जो है समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है फॉर असिस्ट एंड एडवाइस। तो गवर्नर जनरल का सिर्फ काम असिस्ट एंड एडवाइस के होगा और दे आर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, दे आर नॉट द रियल हेड। जैसे अभी प्रेसिडेंट है, दे आर द नॉमिनल हेड, रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास रियल पावर होता है। ठीक उसी प्रकार जो गवर्नर जनरल थे वो एक नॉमिनल हेड थे जिनका कार्य सिर्फ असिस्ट और एडवाइस करना था, कोई भी नियम कानून को फ्रेम करना, कोई भी नियम कानून को बनाना, उसे इंप्लीमेंट करना, ये सारे के सारे वहां की कैबिनेट, मतलब भारत सरकार की कैबिनेट या पाकिस्तान की कैबिनेट कार्य करती थी। इसमें गवर्नर जनरल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। नाउ ड्रॉप द टाइटल इंपेरर ऑफ इंडिया। और जो इंपेरर ऑफ इंडिया का जो कह सकते हैं कि जो टाइटल था और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश क्राउन का जो जुड़ा हुआ था, इन सबको जो है ड्रॉप कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है।
आगे है डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट भी डिसकंटिन्यू कर दी जाती है, क्योंकि अब ये सब सारे कार्य जो है अब ब्रिटिश सरकार नहीं देखेगी, बल्कि जो भारत की चुनी गई सरकारें हैं और पाकिस्तान की, वो अपने अपने स्तर पर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है या फिर सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इन तमाम चीजों के बाद, भारत विभाजन होने के बाद, अंतोगत हम लोग 15 अगस्त 1947 एट ए स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, हम लोगों को आज़ादी मिलती है। और उस वक्त के जो वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके असिस्ट और एडवाइस के अनुसार जो है प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं वो जो है पंडित नेहरू बनते हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर कैबिनेट फॉर्म होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान वगैरह पारित होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चलते रहती हैं, आगे हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी समझ में आ गया होगा। तो आज इसी वीडियो के साथ जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, वो यहीं फिनिश होता है, यहीं कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके दूसरे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस, मैं उसका स्वागत करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, या फिर कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक्स पे आपको पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित लेक्चर चाहिए तो वो भी आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। So that's all. Thank you once again. Have a great day.